नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। आपके साथ मैं हूं राहुल मस्ती। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें बिना ब्रेक के। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, ऑगस्टा घूसकांड में क्या नेताओं तक सीबीआई के हाथ पहुंचेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत में सेंट किट्स केस को लेकर बोफोर्स केस, जैन हवाला डायरी केस जैसे कई हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनमें राजनेता शक के घेरे में तो आए, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। ऑगस्टा घूसकांड के मामले पर संसद से लेकर सड़क पर राजनीति गर्म है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि 4 मई को वो इस मुद्दे पर संसद में दस्तावेजों के साथ तथ्य रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को सीधा कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहां के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़। मैं तो यहाँ तक कह दिया कि जिस बैंक में सोनिया के लिए पैसा जमा हुआ उसका नाम है सरासिन बैंक और पिक्टेड बैंक। एक है ज्यूरिक में, एक है जिनीवा में, दूसरा है इसमें ज्यूरिक में। तो सोनिया का तो विदेश में बहुत पैसा है, वो भी वापस लाना है। बीजेपी साफ कह रही है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के लिए फील्ड ट्रायल में छूट सोनिया गांधी के इशारे पर मिली। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो दावा कर रहे हैं कि सोनिया जांच में सहयोग नहीं करेंगी तो वो गिरफ्तार भी होंगी। मिशेल ने जो चिट्ठी लिखी वहां से शुरू होती है कि उसने कहा है कि, और उसको जजमेंट पूरा कोट किया है, और उसमें यह कहा कि सोनिया गांधी ही इसको संचालन कर रही है ये डील होने के लिए। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी का अदालत भी जाएगी और जेल भी जाएगी। लेकिन इन राजनीतिक बयानबाजियों के अलावा क्या नेताओं के खिलाफ जांच का शिकंजा भी कसेगा? सीबीआई ने इस मामले पर ऑगस्टा डील से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की है। शनिवार को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख रहे मार्शल जेएस गुजराल से 8 घंटों से ज्यादा की पूछताछ हुई। सीबीआई उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। गुजराल से 2013 में बतौर गवाह पूछताछ हुई थी, लेकिन मौजूदा पूछताछ किस हैसियत से हुई ये अभी साफ नहीं है। इसके अलावा सोमवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी सीबीआई के सामने होंगे। उनके 3 भाइयों से भी अगले हफ्ते पूछताछ हो सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या राजनेताओं तक सीबीआई के हाथ पहुंचेंगे? कहीं ऑगस्टा घूसकांड भी एक और बोफोर्स कांड की तरह होकर तो नहीं रह जाएगा? एक कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए हमारे लीडरों के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि 5 स्टेट में चुनाव जो चल रहे हैं उन चुनावों में इस मुद्दे को उछालकर प्रचार करके वो सत्ता पे आना चाहते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी बार बार चुनौती दे रहे हैं कि अगर सरकार के पास सबूत हो तो कार्रवाई करे, लेकिन क्या सरकार अब तक सही दिशा में जांच आगे बढ़ा पाई है? सीबीआई ने इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके 3 भाइयों समेत 12 अन्य पर केस दर्ज किया है। फिन मैकेनिका, ऑगस्टा वेस्टलैंड, आईडीएस इन्फोटेक, एरोमेट्रिक्स, आईडीएस ट्यूनीशिया और आईडीएस मॉरिशस नाम की कंपनियों के खिलाफ भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सीबीआई इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और 8 देशों में लेटर रेगुलेटरी भेजकर जांच में मदद के लिए गुहार लगा चुकी है। लेकिन सवाल है कि सबसे उन तक सीबीआई पहुंच सकेगी जिन पर इटली की कोर्ट ने 125 करोड़ की घूस पहुंचने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी में सवर्णों और अल्पसंख्यक वोटों को एक करने की रणनीति तैयार की राहुल गांधी के जरिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव को करो या मरो की लड़ाई मानकर चल रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि या तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 20 सीटें आएंगी या फिर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी में सवर्णों और अल्पसंख्यक वोटों को एक करने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि ब्राह्मण और ठाकुर वोट मिले बिना पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में सवर्णों के वोट हासिल करने के लिए शीला दीक्षित और जितिन प्रसाद को प्रचार में बड़ा चेहरा बना सकती है। कांग्रेस का मानना है जो यूपी में विधानसभा चुनाव जीतेगा वही 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार होगा। बड़ा विचित्र फैसला है, और अगर ऐसा होता है तो बड़ा विचित्र होगा। ऐसा लगेगा जैसे इंटरनेशनल में प्रदर्शन नहीं कर पाए तो अब रणजी खेल करके खुश है। अब समझ में यही नहीं आ रहा राहुल, इसे बड़ा फैसला कहें या जो लोग राजनीति को समझते हैं वो इस पर मजे लें, चुटकी लें। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी ने जिन जिन जगहों पर नेतृत्व किया एक नेता के तौर पर, उन स्टेट्स में क्या हालत हुई सबको पता है। अब सीएम कैंडिडेट के तौर पर यूपी में आप प्रोजेक्ट कर देंगे अचानक से, क्या होगा? या यूपी में कांग्रेस के पास क्या कोई नेता है ही नहीं, या कोई नेता बचा नहीं, या संगठन नहीं है, यह चिंता का विषय ज्यादा हो जाएगा कांग्रेस के लिए। और एक्सेप्टेबिलिटी है भी कि नहीं है? एक और बहुत अहमियत रखती है एक बात कि राहुल ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस ने कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल का डिमोशन भी कर दिया। क्योंकि कल तक आप पीएम मटेरियल खुद कह रहे थे, आज यानी आपने मान लिया है कि पीएम नहीं है, चलो सीएम मटेरियल बना। वही बात मैंने कहा, इंटरनेशनल खेल के प्रदर्शन न करके शायद रणजी खेल के खुश है, ये कहीं डिमोशन तो नहीं। अब खुशी है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। चलिए खुशी कितनी मिलती है कांग्रेस को देखेंगे। लेकिन इस बीच एक अहम खबर, बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की ओर से लोकसभा में पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर सियासत गरमा गई है। बिल के मुताबिक हर सदस्य को शपथ लेते वक्त भारत माता की जय कहना जरूरी होगा। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की ओर से पेश किए गए बिल के मुताबिक हर सदस्य को शपथ लेते वक्त भारत माता की जय कहना जरूरी होगा। शेट्टी का यह बिल संविधान के 3रे अनुच्छेद में संशोधन के लिए पेश किया गया है। जल्द ही लोकसभा में बिल पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने बिल के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्राइवेट मेंबर बिल मूव करना चाहिए पार्लियामेंट में, और एक बार ये पास हो जाता है तो फिर हर सांसद को शपथ विधि के बाद में उसने भारत माता की जय कहना चाहिए। कोई जय हिंद बोलता, कोई जय भारत बोलता, इसमें तुम किसी को फोर्स क्यों करते हो? जबरदस्ती भारत माता की जय कहलाने से कोई फायदा नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद भारत माता की जय के नारे पर विवाद की शुरुआत हुई थी। मोहन भागवत ने कहा था, नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाया जाना चाहिए। भागवत के बयान के बाद महाराष्ट्र के लातूर में एमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देवबंद के दारुल उलूम ने भारत माता की जय को गैर इस्लामी करार देते हुए इसके खिलाफ फतवा जारी किया था। घर में चूल्हे से निकलने वाले धुएं की अब छुट्टी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा, वो भी 3 साल के भीतर। अब चूल्हे के धुएं से आजादी मिलने वाली है। चूल्हा फूंकते फूंकते महिलाओं की आंखों से ना आंसू आएंगे और ना ही सेहत खराब होगी, क्योंकि उज्ज्वला योजना की वजह से बीपीएल परिवारों में गैस का चूल्हा जलने वाला है, वो भी मुफ्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से गरीबों में मुफ्त गैस कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने योजना की चुनी गई 10 महिलाओं को गैस के कनेक्शन बांटे। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा, वो भी 3 साल के भीतर। प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। ये देश के लिए किया हुआ काम है, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। इन लोगों का जितना गौरव करे उतना कम है, और हमारे देश में लेने वाले से ज्यादा देने वाले की इज्जत होती है। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार को महिलाओं के नाम पर कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। गैस स्टोव और सिलेंडर भरवाने के लिए ईएमआई की सुविधा भी केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र ऐसे बीपीएल परिवारों की पहचान करेगी जिन्हें फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है।
इस साल करीब 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का प्लान है। पहले साल के लिए कुल 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि इस योजना के लिए कुल 8000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सरकारी दावों के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के गैस सब्सिडी छोड़ने की वजह से करीब 5000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसे उज्ज्वला योजना में खर्च किया जाएगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय खुद इस योजना को चलाएगा। देश के इतिहास में पहला मौका है जब पेट्रोलियम मंत्रालय इतनी बड़ी कल्याणकारी योजना को लागू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। खबर उत्तराखंड से, लेकिन मायने पूरे देश के लिए बड़े हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग इंसान और जानवरों के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। इस आग से उत्तराखंड के जल, जीवन और जमीन को भारी नुकसान हुआ है। आग की चपेट में उत्तराखंड के 2000 से ज्यादा हेक्टेयर के जंगल आ चुके हैं और 1500 गांवों को खतरा बना हुआ है, जबकि जंगली जानवरों की जान पर बनाई है। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग रौद्र रूप ले चुकी है। उत्तराखंड के जंगल 88 दिनों से धधक रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब लपटों के इस तांडव को शांत करने के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम जुट चुकी है। उत्तराखंड से लेकर पीएमओ तक अलर्ट पर है ताकि जल्द हालात काबू में हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए अमला काफी उतारा है। एनडीआरएफ की टीम्स आ गई हैं, होम मिनिस्ट्री की टीम आ गई है। मैं यहाँ बैठा हूँ 2 दिन से, मैं भी यहाँ इनको टेक्निकली गाइड करने के लिए बैठा हूँ। और उसके अलावा निरंतर हम लोग संपर्क में हैं। आज दिल्ली में हमारे मंत्री जी ने भी मीटिंग ली है और ये इनको कहा गया कि जो भी आपको और अन्य सहायता चाहिए आप तुरंत हमको बताइए। उत्तराखंड में 2 महीने से भड़की आग की 500 से ज्यादा घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। सैकड़ों मवेशियों की भी आग में झुलसकर मौत हो चुकी है। करीब 2200 हेक्टेयर वन क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। जिम कॉर्बेट समेत 3 नेशनल पार्क आग के आगोश में आ चुके हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का 198 एकड़ इलाका आग की चपेट में आ चुका है। सबसे ज्यादा बेताल घाट, रामगढ़ टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों को नुकसान पहुंचा है। गढ़वाल में करीब 1100 हेक्टेयर और कुमाऊं मंडल के करीब 700 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। आग का सबसे ज्यादा असर गढ़वाल मंडल में है। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में आग से भारी नुकसान हुआ है। अकेले टिहरी में 174 हेक्टेयर वन खाक हो चुके हैं। उधर कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिले आग से ज्यादा प्रभावित हैं। विशेषज्ञ ने आग के दूरगामी परिणाम पर चिंता जाहिर की है। ये आज की आग अगले 20 साल तक असर करती है, क्योंकि आज जो पौधा था वो 20 साल में बड़ा पेड़ बनता और जंगल से ज्यादा बनता। दूसरी बात ये है कि आसपास के इलाके को गर्म करता है। गर्म करने की वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है। इससे कार्बन जो उत्सर्जित होता है वो ग्लेशियर्स तक जाता है और ग्लेशियर्स को ज्यादा तेजी से गलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वहाँ कार्बन जमा होता है जो कि सूरज की गर्मी को सोखता है। वनों में धधकती आग से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्तराखंड की आबोहवा में मिल चुकी है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हिमालय का तापमान बढ़ गया है। मैदानों में उन्होंने उसी तरह यूकलिप्टस और पॉपुलर को लगा करके तराई की तरावट को खत्म किया, जिससे तराई का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। और हिमालय के जल स्रोतों पर ये आग के कारण, वनाग्नि के कारण जो चीड़ का उन्होंने विस्तार किया, फैलाव किया, उसके कारण पूरे हिमालय के जंगल आग धू करके जल रहे हैं। गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग हर साल करोड़ों के बजट को पानी की तरफ बहा देता है। बावजूद इसके धधकते जंगलों की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर ग्लोबल वार्मिंग, कम बारिश और प्राकृतिक जल स्रोतों के गिरते जल स्तर पर पड़ेगा। इतनी बड़ी आग, अभिषेक, बहुत बड़ी आग है, चिंता का विषय है। और दिक्कत यह है कि जब ये आग लग रही थी तब राजनीतिक आग इतनी थी उत्तराखंड में, या यूं कहें देश में, उत्तराखंड को लेकर किसी का ध्यान इस तरफ था नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति सुलझा रहे। लेकिन इसकी चर्चा कोई कर नहीं रहा। ये आपने अच्छी बात कही है कि 88 दिन यानी लगभग 3 महीने, और आप इस 3 महीने में जो वहां राजनीतिक उठापटक चल रही थी आप उस पर गौर कर लीजिए। आप समझ जाएंगे कि सियासत के केंद्र में सब कुछ रहा, लेकिन उससे इतर कुछ नहीं रहा। बड़ी चीज यह भी है, राजस्थान के ताल्लुक से बताएं कि झाड़ोल में भी एक ऐसी आग लगी है। अभिषेक की आज खबर आई थी, हमने तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन अभी तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंचा नहीं। गर्मी के दिन है, हमें से लेकर के तैयार रहने की जरूरत, चाहे कोई भी राज्य सरकार क्यों नहीं हो,
ऐसे जंगलों के साथ ऐसी परिस्थितियां न बनने दें। प्रतापगढ़ की कई खबरें हम बताते ही रहे, लोग खुद आग लगा ये लेकिन चिंता की बात है। अब ये भी गौर करना होगा कि वाकई हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम इतनी बड़ी आग पर काबू पा सकें। ये भी बहुत बड़ी बहुत जरूरत है। ये भविष्य को देखते हुए हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, तकनीक नई लानी ही पड़ेगी। जी चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मेडिकल में दाखिले के लिए देश भर में कॉमन टेस्ट का पहला फेज आयोजित किया गया। 24 जुलाई को कॉमन टेस्ट का दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा। दोनों कॉमन टेस्ट के नतीजे 17 अगस्त को एक साथ घोषित किए जाएंगे। एनईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में करीब 6.5 लाख छात्र शामिल हुए। एआईपीएमटी को ही कॉमन टेस्ट का पहला फेज माना गया है। जिन छात्रों ने एआईपीएमटी का फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए 24 जुलाई को कॉमन टेस्ट का दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा। दोनों कॉमन टेस्ट के नतीजे 17 अगस्त को एक साथ घोषित किए जाएंगे। कॉमन टेस्ट को टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को सुनवाई होनी है। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस लिया, जिसमें मेडिकल के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को खारिज कर दिया गया था। जून 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी एमसीआई के नोटिफिकेशन को संविधान के खिलाफ बताया था। एमसीआई ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी। एमसीआई ने दलील दी कि छात्रों को परीक्षा में बैठने और यात्रा करने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से कई छात्रों को पूरा मौका नहीं मिल पाता है। मां बनने वाली हर महिला के लिए यह खबर बेहद अहम है। दरअसल प्रसव के दौरान होने वाली ब्लीडिंग से महिलाओं की मौत एक बड़ी समस्या है। ऐसे में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए रक्षा कवच खोज लिया है। इस रक्षा कवच का नाम है स्पेस सूट। मां की जान बचाने वाला स्पेस सूट। इस वक्त आप 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो रही एक महिला की है, तो दूसरी तस्वीर है अस्पताल में गर्भवती महिला की। इन 2 तस्वीरों में एक ही बात ऐसी है जो एक दूसरे से मिलती जुलती है, और वो है स्पेस सूट। यही स्पेस सूट बच्चे को जन्म देने के समय मां की रक्षा करेगा। नासा की खोज से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने यह अनोखा सूट गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 3.5 लाख महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देने के समय ज्यादा ब्लीडिंग होने के चलते हो जाती है, जबकि प्रसव के दौरान भारत में 1 लाख में करीब 174 महिलाओं की मौत होती है। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर का दावा है कि प्रसव के दौरान महिलाओं को इस तरह के स्पेस सूट पहनाने से ब्लीडिंग काफी हद तक रोकी जा सकती है। ब्लीडिंग रुकने का मतलब यह है कि हर साल 3.5 लाख महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस खास तरह के सूट को महिलाओं को पहनने की सलाह दी है। इस सूट का इस्तेमाल दुनिया के 20 देशों में हो रहा है। 5,000 रुपए के इस सूट को एक बार पहनने पर सिर्फ 70 रुपए चुकाने होंगे। एक स्पेस सूट को 70 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले इस तरह का सूट 1990 में कैलिफोर्निया की कंपनी ने बनाया था। शुद्ध जल अगर जीवन है तो दूषित जल लोगों की मौत की बड़ी वजह। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2017 तक दुनिया के हर कोने में हर इंसान को शुद्ध पानी मिलेगा, और इस दावे को सच साबित करेंगी ये नायाब बोतलें। ये बोतल कोई साधारण बोतल नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की ऐसी असाधारण खोज है जिससे दुनिया भर की प्यास 100% शुद्ध पानी से भर सकती है। इस बोतल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये खुद ही हवा की नमी से पानी खींच सकती है। साइकिल पर रखी इस बोतल का नाम है फोंटस बोतल। इस समय दुनिया भर में फोंटस बोतल पर परीक्षण किया जा रहा है। अब जरा एनिमेशन के जरिए देखिए फोंटस बोतल कैसे हवा की नमी से पानी बनाने में सक्षम है। सोलर ऊर्जा की शक्ति से यह बोतल अपने आसपास मौजूद हवा की नमी को खींचेगी। इस प्रक्रिया में हवा एक फिल्टर से होकर गुजरती है, जिससे कि धूल और गंदगी बोतल में न आ सके। इसके बाद कूलिंग चैम्बर से हवा गुजरेगी। यहां पानी की भाप नमी खींचने वाली विशेष सतह पर जमा होगी और उसके बाद पानी तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि इस प्रक्रिया से हर घंटे आधा लीटर शुद्ध पानी भरेगा। जहां हवा में नमी ज्यादा होगी वहां इस बोतल को पानी बनाने में ज्यादा आसानी होगी। ये जानकारी दुनिया के लिए बड़ी राहत भरी जानकारी है, क्योंकि
धरती पर सिर्फ 2.5% पानी ही शुद्ध है। दुनिया में हर साल होने वाली कुल मौतों में 3.1% मौतें पानी की कमी या गंदा पानी पीने से होती हैं। असुरक्षित पानी पीने से हर साल डायरिया से जुड़े मामलों में 22 लाख मौतें होती हैं। भारत में गंदा पानी पीने की वजह से हर साल 5 लाख बच्चे मारे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज दिन में खबर आई थी बाड़मेर से। सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी कि बाड़मेर के बालोतरा इलाके में एक महिला ने 3 बेटियों के साथ जान दे दी। वहीं टांके में कूद गई थी अपने 3 बच्चों के साथ में। शव को बाहर निकाल लिया गया। पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टापरा गांव के पास की घटना बताई जा रही, जहां पर चारों के शवों को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि जब तक परिजन नहीं पहुंचे तब तक पुलिस ये काम नहीं कर सकती थी और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एक परिवार के 4 सदस्य, एक मां, 3 बच्चे, और बताया जा रहा पारिवारिक कलेश की वजह से इस मां ने इस घटना को अंजाम दिया। सरकार में रहने वालों को लाल बत्ती मिलती है, लेकिन ऐसे ही लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं कुछ लोग। मंत्रियों को एक सुरक्षाकर्मी मिलता है और मैं 3-3 लेकर घूम रहा हूं। ये तेवर हैं खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल के। उन्हें नियम कानून की कोई परवाह नहीं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं। दबंगई दिखाते हुए वो सरेआम अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूमते हैं। फलौदी के ननेऊ गांव में आयोजित मुस्लिम जन चेतना कार्यक्रम में भी बेनीवाल लाल बत्ती गाड़ी से पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं। नियमों के मुताबिक लाल बत्ती जब्त कर विधायक का चालान होना चाहिए, लेकिन ये हिम्मत करे तो कौन करे। बेनीवाल तो लाल बत्ती की गाड़ी में विधानसभा भी पहुंच गए और बेनीवाल की नेचर, उनकी तासीर स्वभाव की कुछ ऐसी है कि वो चाहते हैं कि विवाद उनके साथ ही रहे और शायद यही वजह है कि वो लाल बत्ती लगाकर चलना पसंद करता है। मैंने एक ज्योतिषी को दिखाया था कि बाबा जी बताओ हमारे पे कोई राजयोग है क्या, तो उन्होंने कहा कि 15-20 साल तो सिर्फ लड़ाई है, उसके बाद कोई राजयोग बनेगा। देखिए मैंने तय कर दिया, राज के अंदर नहीं रहना। राज में रहने वालों को क्या मिलता बताओ? लाल बत्ती मिलती है। लाल बत्ती तो वैसे ही लगा घूम रहा हूँ राजस्थान की सरकार में। और मंत्रियों को 1 गार्ड मिलता है, 3 गार्ड मेरे साथ रहते हैं। 47 वालों भी साथ रहता है। ये आप देख रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे जनप्रतिनिधि जो नियम तोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तो खुलेआम ऐसा करता हूं, जिसको जो करना है कर ले। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। इंसान ही क्या, इलाकों में परिंदे तक प्यास से आजकल दम तोड़ रहे हैं। पानी के कतरे कतरे के लिए संघर्ष हो रहा है, लेकिन कई जगह लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। गर्मियां आते ही पानी के लिए हाहाकार शुरू हो जाता है। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी जनता बूंद बूंद को तरस जाती है। पानी के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आए दिन पानी को लेकर सड़कों पर खून बहने के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरों को देखकर आप माथा पीट लेंगे। जिस पानी के लिए आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, वो सड़कों पर बेकार बह रहा है। ये नजारा है जैसलमेर के बासनपीर का, जहां मोहनगढ़ बाड़मेर एल&टी पेयजल आपूर्ति लाइन टूटने से लाखों लीटर पानी बह गया। इतने पानी से हजारों लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती थी, लेकिन लापरवाही और बर्बादी का नजारा आपके सामने है। कोई एक नहीं बल्कि कई जगहों पर इसी तरह पानी की बर्बादी हो रही है। शनिवार को राजधानी जयपुर में भी ऐसा ही नजारा था। मेट्रो निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते बड़ी चौपड़ पर पानी की लाइन टूट गई। यहां भी लाखों लीटर पानी बेकार बह गया। कई घरों में बर्तन खाली थे, लेकिन सड़क समंदर बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानी की जब ऐसी बर्बादी होती है, खासतौर पर राजस्थान में, तस्वीरें बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली होती है, दुख देने वाली होती है, बहुत पीड़ा होती है। अभिषेक, जब हम देखते हैं कि इस तरह से पानी की बर्बादी पूरे प्रदेश में हो रही है, जी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए, कम से कम अधिकारी जागे, विभाग जागे, और अगर कहीं पर ऐसा है, गलती से भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो जल्द से जल्द ठीक कराएं। इस उम्मीद के साथ कि बदलाव होगा, पानी को हम संजो पाएंगे, हर गली तक पानी पहुंचेगा। आज इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।